हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम। तो आज हम लोग का ये टॉपिक रहेगा क्या, उत्तर प्रदेश अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स, यानी कि जनवरी से लेकर पूरे अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स है। ये आने वाले एग्जाम के लिए वनडे हो या फिर यूपी स्पेशल से रिलेटेड, मतलब यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो इसमें जरूर आएगा। और इससे बस इम्पोर्टेंट फैक्ट ही है इसमें, आप लोग देखिएगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक है 2025 के करंट अफेयर्स आने वाले। अभी आर आ रहा है, उसके बाद से यूपीपीसीएस भी आएगा, तो उससे उसमें भी हेल्पफुल होगा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को यूनेस्को अमूर्त विरासत और रचनात्मक शहरों के रूप में शामिल होने की घोषणा किया गया है? तो ये कितने शहर हैं? तो 5 शहर हैं। तो ये चयनित 5 सांस्कृतिक शहर कौन कौन से हैं? पहला है कनौज का इत्र, दूसरा ब्रज की होली, तीसरा वाराणसी की गंगा आरती, चौथा फिरोजाबाद की कांच कला और पांचवा है आजमगढ़ के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी। बुंदेलखंड की लोक कला और लोक साहित्य को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। उसके बाद देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में कोइमा 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ में। 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। और ये कोइमा 2025 कौन सा? तो काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केटिंग अलायंसेस सम्मेलन हुआ है लखनऊ में। क्षेत्रीय संगठन है ये, और जो एशियाई देशों के उद्योगों और उभरते बाजारों को के बीच सहयोग को बढ़ावा देने हेतु आयोजित किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य इसका है नवाचार को बढ़ावा देना, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने पर बल दिया जाना और उद्योगों के डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को तेज करना, एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा पॉइंट है कि वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई और इनमें से उत्तर प्रदेश में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है, पुरस्कृत किया गया है? तो ये 10 हैं। 10 कौन कौन से? तो राम बहादुर राय को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए मिला है। दूसरा साध्वी रितंभरा, इनको मिला है सामाजिक कार्य के लिए। तीसरा आशुतोष शर्मा, इनको मिला है पद्म पुरस्कार, किसके लिए? विज्ञान और इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करने के लिए। उसके बाद है 4 नंबर गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। और हृदय नारायण दीक्षित, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको भी मिला है क्या? पद्म पुरस्कार। और ये द्रौपदी मुर्मू द्वारा, यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है, पुरस्कृत किया गया है। 6वें नंबर पे है नारायण भुल्लई भाई, मरणोपरांत इनको मिला है सार्वजनिक मामलों के लिए। और 7वें नंबर पे है सत्यपाल सिंह, खेल और पैरा एथलीट कोच के लिए मिला है। पैरा एथलीट कोच में ये खेल के लिए मिला है सत्यपाल सिंह को। 8 नंबर पे है श्याम बिहारी अग्रवाल, कला के लिए मिला है। और 9 नंबर पे है श्रीमती सोनिया नित्यानंद, चिकित्सा के लिए मिला है इनको। उसके बाद है 10 नंबर पे है सैयद एनुल हसन, ये इनको मिला है साहित्य और शिक्षा के लिए। चलिए, तो कुल पद्म पुरस्कार कितना दिया गया है? कुल पद्म पुरस्कार 139 यानी कि 139। पद्म भूषण 7 दिया गया, पद्म विभूषण 7 दिया गया, पद्म भूषण 19 दिया गया, मरणोपरांत 13 मिला, पद्म श्री 113 दिया गया है, महिलाओं को 23 मिला है, पद्म श्री 113 और महिलाओं को 23, और विदेश और एनआरआई को मिला के 10 दिया गया है। तो सारे का याद नहीं करना है, जितना दिया है आप लोग इतना ही याद कर ले, बहुत है। चलिए आगे दिया है 4 नंबर में है 4 पॉइंट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो निधि तिवारी को नियुक्त किया है। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला दिया है कि प्रधानमंत्री कहाँ पर तबला, शहनाई, पेंटिंग, ठंडाई और वस्तुओं को जीआई टैग, ठंडाई जैसी वस्तुओं को जीआई टैग प्रमाण देने की घोषणा की? तो बनारस की। ठीक है, बनारस का ही है ये तबला, शहनाई, पेंटिंग, ठंडाई को जीआई टैग मिला है। उसके बाद है अगला, और भी है, देखिए तबला, शहनाई, ठंडाई, लाल पेड़ा, तिरंगा, बर्फी, दीवार पेंटिंग, भरवा मिर्च समेत 21 उत्पादों को प्रधानमंत्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। कितने? 21।
उत्पादों को। वर्तमान में 77 यानी 77 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद है अगला कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा, यानी कि कौन से वित्त मंत्री, तो ये हमारे यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के लिए आवंटित राशि कितनी है, तो 8.08 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 8 लाख यानी 8,08,736 करोड़ रुपए हैं। उत्तर प्रदेश पिछले 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 9.8% वृद्धि हुई है। और इस अमाउंट को आप लोग अच्छे से याद ही कर लीजिए, पूरा 8,08,736 ये पूरा आंकड़ा भी दे रहा है। स्टेटमेंट वाइज बजट को बना रहा है आजकल आयोग, तो इसको इम्पोर्टेंट है पढ़ना। उसके बाद ये भी आएगा कि जैसे कि कितने प्रतिशत पिछले बजट से इस बार वृद्धि हुई है, तो 9.8%। उसके बाद अगला टॉपिक है कि यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश राज्य को गरीबी मुक्त हेतु जीरो पावर्टी अभियान के उद्देश्य से गरीबी मुक्त का लक्ष्य रखा गया, तो 2000 अक्टूबर 2025 तक रखा गया है 2000 अक्टूबर 2025 तक जीरो पावर्टी अभियान के तहत गरीबी मुक्त का लक्ष्य रखा गया अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, अगला देखते हैं कि विश्व, अभी देखिए आरो एग्जाम आ रहा है ना, इसमें पूछ सकता है, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद देखिए दिया गया है 9 नंबर कि विश्व का पहला एशियाई जटायु गिद्ध संरक्षण और एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये महाराजगंज में किया गया। ओके, चलिए अब सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के वैल्यू से। ठीक है, उसके बाद ये देखिए उत्तर प्रदेश 2025-26 सर्वाधिक अनुदान फंड 22% किस पर किया जाना घोषित किया गया है, तो ये अवस्थापना और बुनियादी ढांचे के विकास में सबसे ज्यादा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसमें रखा गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग सारे का देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ अनुदान दिया गया है, बजट पास किया गया किस किस सेक्टर में कितना। तो सबसे पहले कि अवस्थापना और, ये दिख नहीं रहा है, तो अवस्थापना और बुनियादी ढांचे के विकास में 22%, शिक्षा पर 13%, कृषि सेवा पर 11% और चिकित्सा व स्वास्थ्य पर 6% और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर 4%। आप लोग ऊपर से नीचे क्रोनोलॉजी ऐसे पूछ देगा, तो ये सबसे पहले 1 नंबर पे ये है बुनियादी ढांचे वाला, और दूसरे नंबर पे शिक्षा पे खर्च किया गया, तीसरे पे कृषि पर खर्च किया गया, और 4 नंबर पे चिकित्सा स्वास्थ्य पे, और 5 नंबर है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पे। ठीक है, जितने सारे स्कीम्स वगैरह है जो भी है उसमें। तो ये इतना हो गया ना, आप लोग क्रोनोलॉजी अच्छे से याद करिएगा। पहले बुनियादी ढांचे शिक्षा और कृषि सेवा और चिकित्सा स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। अगला पॉइंट है कि हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान के सर्वे के अनुसार किस राज्य में गंगा डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, शायद आ भी सकता है एग्जाम में, और बहुत बार आप लोग करंट में पढ़े होंगे। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सारी डॉल्फिन हो गई है, 2297, 2397। ठीक है, 2397 डॉल्फिन हो गई है। और बिहार में कितनी, दूसरे नंबर बिहार रखता है, तो पहले यूपी रख रहा है स्थान डॉल्फिन के मामले में सबसे ज्यादा, और दूसरे पे बिहार BH लिख दे रहा है, और तीसरे पे क्या है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल WB। ओके, तो ये दूसरा स्थान है और ये पश्चिम बंगाल का तीसरा स्थान है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो 815, और बिहार में कितने हैं, 2220। दूसरा स्थान रख रहे हैं, BPSC वाले भी देख सकते हैं ये इसको। तो उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बबीता चौहान को। ये उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर अध्यक्ष। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के गृह सचिव दीपक कुमार है, और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह। उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित हुई थी, उसके मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। ठीक है,
तो मुख्य न्यायाधीश कौन? न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 में बना था, इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस बालकृष्ण नारायण। यूपी ट्रिपल एस सी 1988 के अध्यक्ष लखनऊ के हैं, जो कि NSSN साबत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। उसके बाद UPPSC 1937 के अध्यक्ष प्रयागराज कौन? 1937 के अध्यक्ष कौन? तो ये संजय श्रीनेत लोक सेवा आयोग के। अब अगला दिया है 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। किसमें? स्टार्टअप्स में। ठीक है, इकोसिस्टम रिपोर्ट तीसरा स्थान। दिल्ली एवं कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे स्थान पर है। नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप हब है। यूपी में 26 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कितने यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है, तो 26 स्टार्टअप्स को मिला है। और दिल्ली पहले नंबर पे है, दूसरे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे आ गया है यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 में। अगला दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी उन्मूलन और जीरो पावर्टी अभियान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 1990 को अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 1990 को 14 अप्रैल। भारत रत्न जो कि भारतीय नागरिक सर्वोच्च सम्मान है, भारत के नागरिक सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। उसके बाद है दिया है 15 नंबर उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन SCR के अंतर्गत प्रदेश के कितने शहरों को विकसित किया जाएगा? तो ये 6 शहरों को विकसित किया जाएगा। कौन कौन से शहर हैं? तो 6 शहर हैं। पहले नंबर पे लखनऊ, दूसरा उन्नाव, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर, पांचवें रायबरेली और छठवें बाराबंकी। ठीक है, ये कैपिटल रीजन SCR के अंतर्गत प्रदेश के कितने शहरों को विकसित किया जाएगा? यानी 6 शहरों को विकसित किया गया। मतलब ये 6 शहर हैं, यानी कि लखनऊ मंडल के सारे आपके लखनऊ मंडल के सारे जिले आप लोग ले लीजिए। 6 जिले हैं उसमें। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अत्याधुनिक बहुआयामी लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP विकसित किया जाएगा? तो जो NH7 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के आसपास होगा, वाराणसी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 150 एकड़ का यह पार्क NH7 पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से जुड़ा होगा और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे तक आसान पहुंच होगी। इस परियोजना में निवेश के अवसर पैदा करके रोजगार सृजन करके भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगला है MSME 17 नंबर है कि MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का द्वारा देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात यानी भोगनीपुर में होगा। ठीक है, ये स्थापित होगा। प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में बनाया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि पहला उत्तर प्रदेश का यूपी का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? शामली में। उसके बाद है अगला दिया है कि स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश वार्षिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तावित कितना किया गया है? 2045 करोड़ रुपए। 2045 करोड़ रुपए इसके तहत बजट दिया गया है। ठीक है, स्वच्छ ये भी पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन योजना कब शुरू की गई? तो 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 में। और योजना से तो आता ही है, तो देखेंगे तो योजना भी ला देंगे आप लोग, जैसा कमेंट करिएगा तो सारे योजना यूपी के और इंडिया के। उसके बाद है अगला दिया है कि नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स या राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की श्रेणी में फ्रंट रनर में पिछले 5 वर्षों की तुलना में उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना रहा है? तो ये पहले स्थान पे पढ़ेंगे, पहले स्कोर देख लिया जाए। उत्तर प्रदेश का स्कोर 7वां रैंक है और 45 यानी 45.9 स्कोर इसका रहा है। पहले स्थान पे है इसका उड़ीसा और दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरा गोवा है।
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। किस पे? फ्रंट रनर पे। किसमें? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में। और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, या इसे बोलेंगे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की श्रेणी में फ्रंट रनर में रहे हैं। 7 नंबर पे यूपी रहा है, पहले पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तीसरा गोवा। अगला दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। तो शुभांशु शुक्ला। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पहले अंतरिक्ष यात्री भारतीय कौन थे। उसके बाद है शुभांशु शुक्ला जो है ये भारत के भी पहले बताना है और विश्व के भी पहले अंतरिक्ष यात्री बताना है कमेंट में, जो भी वीडियो देख रहा है, जिससे पता चले कि हाँ कौन वीडियो देख रहा है पूरा अंत तक। तो उसके बाद शुभांशु शुक्ला है, ये दूसरे यात्री बनेंगे भारत के अंतरिक्ष में जाने वाले। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत 29 मई 2025 को वह एक स्पेस एक्स ड्रैगन यान से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS में उड़ान भरेंगे। अब भर लिए हैं, 29 मई बीत चुका। उसके बाद देखिए 21 नंबर दिया है कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये प्रयागराज में किया गया था। अगला दिया है चर्चा में रहा नेजा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था। तो ये संभल में। कहाँ किया गया था। तो ये संभल में। कौन सा? नेजा मेला। और जो भी चर्चा में रहता है ना वो एग्जाम में आता है, आप लोग देखिएगा। तो नेजा मेला ये संभल में लगता है। यह मेला सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगाया जाता है। महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था। और ये महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी तक सोमनाथ मंदिर सहित भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये महमूद गजनवी। अगला दिया है कि यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की क्षमता, कौशल विकास एवं उत्पादन वृद्धि यानी 2000 करोड़ प्रस्तावित धनराशि के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया गया है। तो विश्व बैंक के साथ समझौता किया गया है। अगला दिया है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें दिया है 1944 में। मुख्यालय विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। ठीक है। उसके बाद है अगला कि आयुष्मान एवं भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कुल 5.13 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड बनाने के साथ भारत में कौन सा स्थान है यूपी का। तो पहला स्थान है। योजना कब आई थी ये योजना। तो ये 23 सितंबर 2018 को आई थी। कौन सी योजना? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को। और ये पहला स्थान है जिसमें कि सबसे पहले स्वास्थ्य कार्ड सबसे ज़्यादा जारी किया है। 5.13 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड। अगला दिया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ये कब आई थी। तो 28 अगस्त 2014 को आई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने खाते खुलवाने के साथ प्रथम स्थान पर खाता खुलवाया है। तो ये 9.57 करोड़ खाता खुलवा के अब पहला स्थान पूरे भारत में प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश। और ये योजना जो थी प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई थी। तो ये 2014 में आई थी। कब? 28 अगस्त 2014 को। अगला दिया है गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारे के विकास में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन राज्य शामिल हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के साथ ये मध्य प्रदेश शामिल हुआ है गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारे के विकास में। ये दोनों की मिलीभगत संयुक्त परियोजना है। ठीक है। अगला दिया है गंगा नर्मदा इसी में दिया है कि गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारे के विकास में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य शामिल है। इस गलियारे का उद्देश्य इन दो नदियों के किनारे स्थित धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलों को आपस में जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसका ये लक्ष्य है। उसके बाद अगला दिया है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीएडा द्वारा निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। तो 594 किलोमीटर है। 594 किलोमीटर। इसमें देखिए कि 12 शहर कौन कौन से आएंगे। 12 शहर आएंगे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। इसमें 12 शहर गंगा एक्सप्रेसवे लंबाई जब बढ़ जाएगी तो।
उसके बाद दिया है अगला कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में सरसावा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया और यह कहाँ किया गया, तो सहारनपुर में। ठीक है। अगला दिया है कहाँ पर देश का पहला हिंदी भाषा, अगला दिया है कि देश में कहाँ पहला हिंदी भाषा साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो काशी वाराणसी में 25 करोड़ रुपए इसके लिए पास किया गया है। उसके बाद है भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, सौर ऊर्जा में 5वां स्थान रखता है। पहला स्थान कौन रख रहा है, तो राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश के बाद भारत का स्थान 5 नंबर। तो पहला कौन सा स्थान, राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा है आपका उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में। चलिए आगे दिया है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार और। वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत मनरेगा योजना अंतर्गत महिलाओं को उसकी सहभागिता की प्रतिशत कितनी है, तो 42% है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का पूरा लक्ष्य रखने का किस वर्ष तक रखा गया है, तो 2029 तक रखा गया है $1 ट्रिलियन का। उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा ने पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितनी वृद्धि की घोषणा की है, तो 10 गुना वृद्धि की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण ने वर्तमान में 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह जानकारी दी है कि 10 गुना वृद्धि हुआ है और सौर ऊर्जा में, और 2017 में राज्य में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 288 मेगावाट थी। ठीक है, 288 मेगावाट, जो कि 2025 में बढ़कर ये 2653 मेगावाट हो गई है, तो बहुत बढ़ा है। 288 मेगावाट पहले थी, जो कि अभी बहुत ही बढ़ा है। आप लोग परसेंटेज बताइएगा कितना परसेंट बढ़ा है। 2653 मेगावाट में, हजार में चला गया। आप लोग देखिए, अप्रैल 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान यानी यूपी नेडा, ये कब संस्थान बना, अप्रैल 2083 में। चलिए आगे दिया है, हाल ही में आचार्य सत्येंद्र दास का निधन 85 वर्ष में हो गया। वे किस मंदिर के मुख्य पुजारी थे, तो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी थे। अगला दिया है, उत्तर प्रदेश दिवस पर कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, तो 6 व्यक्तियों को किया गया है। तो कौन कौन से व्यक्ति थे देख लेते हैं। कृष्णकांत शुक्ल वाराणसी के, ये भौतिक विज्ञान संगीतकार कवि हैं, इनके को दिया गया इस क्षेत्र में। उसके बाद है यूपी गौरव सम्मान 2025, हिमांशु गुप्ता है, ये वृंदावन मथुरा के और उद्यमी पर्यावरणविद के लिए दिया गया ये है। और कृषि दलित उद्यमी है मनीष वर्मा, इनको कानपुर से है, इनको दिया गया है। चौथे नंबर पे है कृष्णा यादव बुलंदशहर, महिला उद्यमी है ये इनको इसलिए दिया गया। और कर्नल सुभाष देशवाल बुलंदशहर के हैं, कृषि उद्यम के लिए इनको मिला है। और डॉक्टर जयसिंह बहराइच के हैं, केला उत्पादन में इनको मिला है। ठीक है, क्या मिला है, तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025। अगला दिया है, अगला की हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको, निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो उदय प्रकाश को, कथाकार और कवि उदय प्रकाश को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए मिला है। और 7 मार्च को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की 114वीं जयंती के मौके पर यह पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश में गांव की सूरत बदलने के लिए मॉडल गांव अभियान के तहत किस शहर से शुरुआत की गई, तो अयोध्या तारून से स्टार्ट की गई। भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का कौन सा बनना जा रहा है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनना जा रहा है। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, पहला सोलर एक्सप्रेसवे, ये भारत का उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये भारत का पहला ही, ये ध्यान रखना है कि ये भारत का पहला है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसमें बताया गया है कि 296 किलोमीटर यह एक्सप्रेसवे इटावा से निकलकर चित्रकूट तक जाएगा। कहाँ से, इटावा से लेकर चित्रकूट तक जाएगा।
और इसके दोनों किनारे सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा की जाएगी। तो ये सोलर पर चलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भारत के पहले एक्सप्रेसवे है और ये यूपी में ही बनाया जा रहा है। कहाँ से? इटावा से लेकर चित्रकूट तक जाता है। उसके बाद देखिए अगला, उत्तर प्रदेश पहला डिजिटल हाईवे कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बाराबंकी में, बाराबंकी से लेकर बहराइच तक 101 किलोमीटर लंबे 4 लेन राजमार्ग है। ठीक है। अगला दिया है कि हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने किस शहर में हथकरघा प्रदर्शनी आयोजित की? तो नोएडा में की है हथकरघा प्रदर्शनी। उसके बाद है हथकरघा प्रदर्शनी। अगला दिया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में से फार्मा ड्रग यानी फार्मा ड्रग पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये ललितपुर। ओके। अगला दिया है पहला बायो प्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ। ठीक है। उसके बाद है दूसरा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये लखनऊ हरदोई में है। अरोमा पार्क कन्नौज में है। वेद वन पार्क वैदिक थीम पार्क है नोएडा में। और अगला दिया है, कलर एक सेम हो जा रहा है, वेद विज्ञान केंद्र सीतापुर में। मेडिकल डिवाइस पार्क ग्रेटर नोएडा में है। रामायण थीम पार्क ये गाजियाबाद में। प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क ये शामली में। और देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क ये कानपुर देहात में। चलिए अगला दिया है कि पीएम मोदी द्वारा हाल ही में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो संभल में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई। कौन रखा? तो मोदी जी। लंबी थूथन वाले बेल सांप ए है तुला यानी कि AHAETULLA लॉन्गिरोस्ट्रिस। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अभयारण्य रिजर्व क्षेत्र में पाए गए हैं? तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व। थोड़ा इंग्लिश अजीब है इसका, आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। उसके बाद इसमें दिया है दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और बहराइच में पूरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र 1284.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और बहराइच में। अगला दिया है दुधवा नेशनल पार्क का क्षेत्र 490 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है 1977 में स्थापित और 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया इसको। दुधवा नेशनल पार्क को, ये दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये 1977 में इसको स्थापित किया गया। 1987 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल कर लिया गया। दिया है अगला कि दुनिया का पहला, ये ध्यान दीजिए, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय निम्न में से किस जिले में बनाया जा रहा है? तो हमीरपुर में बनाया जा रहा है। और उसके बाद है दक्षिण एशिया के सबसे बड़े आयुध गोला बारूद और मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कानपुर में किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप में चालू किया गया है? तो अयोध्या में किया गया है। अगला दिया भारत का पहला बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लखीमपुर खीरी में किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में। अगला दिया देश के प्रथम बायो पॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में खीरी जिले के कुंभी में किया गया है। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो 6 जिले शामिल हैं। लखनऊ हरदोई सीतापुर उन्नाव रायबरेली बाराबंकी 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और एनसीआर मेरठ गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर हापुड़ बागपत शामिल और मुजफ्फरनगर इतने एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। और अभी आप लोग ये बताएंगे 5 जिले प्रस्तावित हैं। कौन कौन से जिले 5 प्रस्तावित हैं एनसीआर के क्षेत्र में? आप लोग बताइए। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर में शामिल होने वाले, तो एससीआर वाले तो बता दिए ना, अभी ऊपर भी आया था एससीआर वाले कि 6 जिले हैं और ये भी लखनऊ मंडल के सारे जिले आ गए हैं। ठीक है। और एनसीआर में अभी कितने जिले हैं? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हैं। ठीक है। एनसीआर में अभी 8 जिले हैं। 5 प्रस्तावित हैं। कौन कौन से हैं? आप लोग नाम बताइए उसका कमेंट में।
अगला दिया है, अब 5 प्रस्तावित है कि 4 है, आप लोग बताएंगे क्योंकि अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन शायद 5 ही है। उसके बाद है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण थीम पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये गाजियाबाद में। देश की पहली नाइट सफारी निम्न में से कहाँ पर विकसित की जा रही है? तो ये लखनऊ कुकरेल में, ठीक है, कुकरेल। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए विशेष शिक्षा जोन स्थापित किए गए? 6। लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, बुंदेलखंड। हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस आईआईटी संस्थान ने टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति 2025 का आयोजन किया? तो आईआईटी कानपुर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में टेक कृति 2025 एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालयी तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु धनराशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25,000 कर दिया गया, ठीक है। और ये योजना कब आई थी? तो 25 अक्टूबर 2019 को आई थी। उत्तर प्रदेश सरकार किस वर्ष अपने सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक रखा है कि यूपी जो अपना लक्ष्य रखा है कि 2030 तक इसको कर देगा, क्या, सारे सरकारी वाहन को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलने के लिए। अगला दिया है कि ये सब क्यों करा जा रहा है? इसलिए कि जैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, यानी कि पॉल्यूशन कम हो, इस वजह से। तो अगला दिया है इसमें कि उत्तर प्रदेश नहीं, फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलेटिक्स में इनको सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ओके, 2024। ये फरवरी 2025 में दिया गया। और ये शतरंज से संबंधित डी गुगेश हैं, इनको भी दिया गया होगा। उसके बाद है हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी से, मनु भाकर निशानेबाजी है, और ये प्रवीण कुमार है पैरा एथलेटिक्स, इनको भी मिला है। पहले का मिल चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किससे संबंधित है? ये भी आ जाता है मैच करने को कि डी गुगे शतरंज से, हरमनप्रीत हॉकी से, मनु भाकर आप लोग हॉकी से ना लगाइएगा क्योंकि निशानेबाजी में है मनु भाकर, और प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स, और प्रवीण कुमार है जो पैरा एथलेटिक्स है। अगला दिया है 2025 में, सॉरी, ओहो, 2025 में 2025 के लिए 32 खिलाड़ियों में से उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो 6 अर्जुन पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश के 6 खिलाड़ियों को। तो कौन कौन सी है? पहली है अनु रानी, भाला फेंक मेरठ की है। उसके बाद प्रीति पाल, ये भी मेरठ की है, पैरा एथलेटिक में मिला है इनको, प्रीति पाल को कौन सा पुरस्कार? तो अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद है सिमरन शर्मा, इनको पैरा एथलेटिक में गाजियाबाद की है। वंतिका अग्रवाल, इनको शतरंज नोएडा में। अजीत सिंह, इन पैरा एथलेटिक्स इटावा में मिला, नहीं इटावा की है, और ये पैरा एथलेटिक में मिला। और अभय सिंह जो है स्क्वैश यानी बरेली के हैं, इनको इसके लिए मिला है 2025 में। और ये 32 खिलाड़ियों में 6 खिलाड़ी जो थे ये उत्तर प्रदेश से ही थे। तो सारे देख लीजिए, मेरठ के 2 हैं, और गाजियाबाद के 1 है, और इटावा के 1, बरेली के 1, नोएडा के 1, और सब नाम भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नहीं है, पूछ देता है, और 5-4 दे देगा और एक और दूसरा नाम दे देगा आयोग, ठीक है, बहुत खेलता है। उसके बाद है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहां पर पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो प्रयागराज नैनी में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में, प्राणी उल्टा ही लिखा है, प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये गोरखपुर में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है। ऐसे भी पूछ देगा एग्जाम में कि शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ है? तो ये गोरखपुर में, मैच में भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी। उसके बाद अगला दिया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला आर्टिफिशियल आर्द्रभूमि वेटलैंड विकसित किया जा रहा है? तो अलीगढ़ यानी कासिमपुर पावर हाउस, कासिमपुर पावर हाउस, कासिमू पर गलत लिखा है, कासिमपुर होगा, ठीक है, पावर हाउस। अगला दिया है
21 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश ने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया? तो 2025 में ये 76वां मनाया है। ये इसका गठन हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो ये कब? तो इसका 24 जनवरी 1925 को। इसके पुनर्गठन यानी यूपी का पुनर्गठन कब हुआ था, आप लोग बताइएगा। और कितने फिर उसका जो विभाजित हुआ था, विभाजित होकर उत्तर प्रदेश का काट के 13 जिलों को काट कर उत्तराखंड बनाया गया था, कब बनाया गया था ये बताना है। चलिए, थीम जो रखा गया उत्तर प्रदेश के लिए ये है थीम कि विकास और विरासत, यानी कि प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। पूर्व स्वतंत्रता सेनानी कमला बहुगुणा का हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो कहाँ? प्रयागराज में। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा धनौरी जलाशय कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर ओखली पक्षी अभयारण्य में है। उत्तर प्रदेश शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में किस जीव के बचाव के लिए रेस्क्यू केंद्र यानी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो हाथी। अभी पढ़े हम लोग, कहाँ है अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान? है कहाँ पर है? गोरखपुर में है, गोरखपुर में, ध्यान दीजिए, ठीक है, गोरखपुर में है। और वहाँ पे हाथी के लिए बनाया गया है ये बचाव केंद्र, हाथी के लिए। उसके बाद है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में गंगा नदी के किनारे अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो वाराणसी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और वर्तमान में इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी असम, पटना बिहार, कोची केरल, भुवनेश्वर उड़ीसा और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और चलिए आगे, वाराणसी उत्तर प्रदेश में नव स्थापित क्षेत्रीय कार्यालय का 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है। उसके बाद है अगला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में कृत्रिमता बुद्धिमत्ता AI हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये लखनऊ में किया जाएगा। भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए इंडस फूड 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान बुधवार 8 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया था। अगला दिया है, उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च डॉल्फिन प्रजनन केंद्र सेंटर कहाँ पर बनेगा? तो ये मेरठ में बनेगा। और अभी बताया था कि यूपी पहले नंबर पे है डॉल्फिन के मामले में, पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे बिहार है और तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। आप लोग इसके डाटा जो है बता सकते हैं, लेकिन मैंने तो ऊपर ही बताया था, तो कोई बात नहीं, मत बताइए। तो अगला दिया है कि प्रयागराज महाकुंभ में सुविधा हेतु संवाद सक्षम AI आधारित कुंभ साह AI याक चैटबोट किस भाषाओं में कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? तो 11 भाषाओं में। हाल ही में किसने अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO का पदभार ग्रहण किया है? तो भुवनेश कुमार किए हैं। अगला दिया है, वाराणसी में काशी तमिल संगमम 15 से 24 फरवरी 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहल का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यागत संबंध का उत्सव मनाना और उससे मजबूत करना है। अगला दिया है, उत्तर प्रदेश में वेद विज्ञान केंद्र की घोषणा के लिए 100 करोड़ का बजट पास किया गया है। यह किस शहर में बनकर तैयार होगा? तो ये सीतापुर में वेद विज्ञान केंद्र है, जो कि 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद केंद्र विज्ञान केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो सीतापुर में। 100 करोड़ पास किया गया है बजट 2025-26 वाले यूपी के बजट में। उसके बाद दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। अगला दिया 16 से 18 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ और इस महोत्सव में प्रवासी स्थानीय पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियों का समागम देखने को मिला और यह आयोजन महाकुंभ के दौरान हुआ और उद्देश्य पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देने और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए ये महोत्सव ये किया जा रहा है। ठीक है,
3 दिवसीय आयोजन। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में THDS यानी इंडिया लिमिटेड ने 660 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है, तो बुलंदशहर में किया है। किस IIT संस्थान ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है, तो IIT कानपुर ने की है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कृषि के लिए AI संचालित उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए यूपी सरकार के साथ साझेदारी की है, तो गूगल क्लाउड। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने जा रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान यह घोषणा की गई। तो ये इस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम पर जोर दिया गया है, और कॉन्फ्रेंस में 2027 तक गोरखपुर को खुले में कचरा जलाने से मुक्त करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना है। देखिए ये इसको इसमें भी दिया है, बजट में भी दिया है, आप लोग पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 22,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है। तो 22,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है। प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1 प्लेट 1 बैग अभियान कहाँ शुरू किया गया है, तो प्रयागराज में। किस राज्य पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल ने कानून व्यवस्था में तकनीकी प्रगति की दिशा में स्कोच पुरस्कार जीता है, तो उत्तर प्रदेश ने स्कोच पुरस्कार जीता है। उत्तर प्रदेश पुलिस डिजिटल पहल जांच अभियोजन और दोष सीधी पोर्टल को पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कोच पुरस्कार सम्मानित किया गया, जो न्याय प्रणाली में इसकी परिवर्तनकारी भूमिका को दर्शाता है। स्कोच पुरस्कार भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने वाले व्यक्तियों को, परियोजना और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अगला दिया है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहां पर सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किया गया है, तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के लिए विकसित किया जाएगा, तो 17 नगर निगमों को किया जाएगा। 17 नगर निगम है भी। उसके बाद अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ कहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है, तो गोरखपुर में। आप लोग के लिए होमवर्क है कि 17 नगर निगम कौन कौन से हैं, आप लोग पढ़िएगा जाके घर पे। आयुर्वेद, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी जैसे पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के अध्ययन के लिए आयुष विश्वविद्यालय। उसके बाद दिया है अगला दिया है उत्तर प्रदेश के पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, गोरखपुर में। वानिकी विश्वविद्यालय कृषि, वानिकी और वन प्रबंधन से संबंधित शिक्षा और अनुसंधान हेतु इसे गोरखपुर में वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद है अगला कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नोएडा में किया गया। 8 से 10 फरवरी 2025 तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय विरासत संस्थान में किया गया। अगला दिया है कि कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस मतलब GEM, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, तो ये उत्तर प्रदेश बन गया, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के ही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। अगला दिया है इसी में कि राज्य सरकार गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो राज्य सरकार और विभिन्न सरकारी विभागों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए बनाया गया है, और यह प्लेटफॉर्म सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल समावेशी बनाता है। ठीक है। अगला दिया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री ने NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया है, तो ये ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। अगला शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया।
यह अकादमी अत्याधुनिक सुविधा है जिसे विश्व स्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला दिया है राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने 17वां स्थापना दिवस 19 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया? तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया। उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में स्थित महालनोबिस ऑडिटोरियम में बनाया और इस कार्यक्रम का विषय था सांख्यिकीय उत्कृष्टता के जरिए शासन को सशक्त बनाना, क्षमता विकास और सहयोग। 17 साल इस कार्यक्रम के जरिए सांख्यिकी विदों और क्षेत्र के अधिकारियों को बेहतर कार्यप्रणाली से लैस करने का मकसद था। अगला दिया है हाल ही में खादी और एवं ग्रामोद्योग एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लखनऊ। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में अवधी ब्रज भोजपुरी बुंदेलखंडी और अंग्रेजी के लिए अनुवाद प्रणाली स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। उसके बाद है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक निर्माण की घोषणा की है? तो ये आगरा में किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। 13वां स्थान है। कब से कब तक? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजन हुआ 38वें राष्ट्रीय खेल। उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 56 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण है, 20 रजत है और 23 कांस्य पदक है। 38वां है, ये ध्यान रखना है, 38वां। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश बागपत के सचिन यादव ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, खेलों का रिकॉर्ड बनाया। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में सचिन यादव की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ दूरी क्या थी? तो 84.39 मीटर थी। तो इसमें ये भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बागपत के मतलब कहाँ के हैं सचिन यादव? तो बागपत के हैं देहरादून में। और कहाँ ये 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो देहरादून में। और कौन सा पदक जीता? तो ये भी आ सकता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। अगला दिया है उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम ने किस टीम को 57 और 43 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो चंडीगढ़ को हराकर उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी ने जीता है। बोस्टन में आयोजित पुरुषों की 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की बाधा को तोड़कर नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गुलबीर सिंह अलीगढ़ थे। उसके बाद अगला दिया है कि वर्ष 2025 में राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप शो जंपिंग कहाँ आयोजित की गई? तो मोदी इलेक्ट्रीशियन क्लब मेरठ में की गई। हाल ही में 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मथुरा वृंदावन में। और ये दोनों उद्देश्य था कि दोनों देशों के साहित्यिक सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित और संवर्धित करना। अगला दिया है इसमें कि किस राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को पर्यटन के लिए आकर्षक बनाने हेतु हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो झांसी यानी रानी लक्ष्मीबाई पार्क में, जो कि झांसी में है, वहीं पे स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। कौन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश में। और ये बताना है कि कहाँ कहाँ, मतलब कितने जिलों में, आप लोग बताएंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बांग्लादेश को 30 मीट्रिक टन जीआई टैग वाला गुड़ निर्यात किया गया? तो मुजफ्फरनगर के गुड़ को जीआई टैग मिला। अगला दिया है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? तो 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा। कौन से? तो ये प्रयागराज, विंध्याचल, काशी, फिर प्रयागराज अयोध्या, गोरखपुर, फिर प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य, फिर प्रयागराज से राजापुर चित्रकूट, फिर प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुख तीर्थ गलियारा, 5 गलियारा। अगला दिया है उत्तर प्रदेश के किस
उत्तर प्रदेश में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने विश्व के आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया? तो गोंडा, पार्वती अर्गा पक्षी विहार। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है? तो ये गोंडा में है। यहीं पर हुआ है कौन से 2025 का वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन। उसके बाद इसी में दिया है कि केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन? भूपेंद्र यादव है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी का इस थीम है कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, पर्यावरण में पूछ देगा। उसके बाद दे दिया देखिए कि उत्तर प्रदेश के कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो जो स्थित है, तो ये पूछ देगा कि कहाँ? बहराइच में स्थित है। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा नाम सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा नाम क्या रखा गया है? सुहेल देव वन्य जीव अभयारण्य, जो कि बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती के बीच में है। ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र के रूप में घोषणा की गई है। यह उक्त पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये सीतापुर में है। ज़्यादा नहीं है, अब 2-4 पॉइंट और होगा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT का उत्कृष्टता केंद्र चिप डिजाइन में जिसका उद्देश्य भारत की VLSI और अर्धचालक क्षमताओं में बढ़ावा देना है, कहाँ उद्घाटित किया गया? तो नोएडा में उद्घाटित किया गया। अगला दिया डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2025 में उत्तर प्रदेश में ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। और ये महाराष्ट्र दूसरा स्थान, तमिलनाडु तीसरा स्थान। उद्देश्य इसका है कि लाभार्थियों को तक सूचना एवं धन के तीव्र प्रवाह एवं वित्तीय प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिए सहायता के रूप में परिकल्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी पढ़े थे सचिन यादव। उसके बाद दिया है उत्तर प्रदेश ने 2027-28 तक मक्का उत्पादन को बढ़ाने का कितना लक्ष्य रखा है? 3.2 मिलियन टन को रखा है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा। महात्मा गांधी क्या पढ़ रही हूँ, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कुशीनगर में किया जा रहा है। मैं जल्दी इसलिए पढ़ रही हूँ कि ये 1 घंटे में हो जाए, नहीं तो फिर 2-4 के लिए कट जाएगा। उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन यानी 3D डिजिटल मैप सिटी विकसित करने वाला देश का पहला शहर बना है। कौन सा? वाराणसी। देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग अनाज टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये लखनऊ में। 1 घंटे की ही वीडियो बस रिकॉर्ड हो पाती है, इसलिए कट जाता है, तो आप लोग घबराइएगा मत, ज़्यादा है नहीं, 2-4 कट भी जाए तो 2-4 ही पॉइंट है। किस देश के विश्वविद्यालय ने अपना कैंपस उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोलने का निर्णय किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। और कहाँ? तो नोएडा में किया है। ये पूछ देगा कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने कहाँ पे खोलने का अपना कैंपस निर्धारित किया है यानी निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगला दिया है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश मनरेगा मजदूरी यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 237 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 252 रुपया। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी है। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन कट गया। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत 1 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन व ग्रीन अमोनिया के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो 2028 में रखा गया है। अगला दिया है इथेनॉल उत्पादन में पिछले 8 वर्षों की तुलना में राज्य में अपनी उत्पादन को क्षमता को बढ़ाकर 2 बिलियन लीटर प्रति वर्ष कर भविष्य में इसे कितने बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2.5 बिलियन लीटर रखा गया है। इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश में नए
औद्योगिक उद्योगों की स्थापना हो रही है, और जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, और इससे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही है। इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और गोंडा जिले में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। उसके बाद है टेस्ट के लिए आप लोगों के लिए है कि महिला दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र के बनाने के लिए घोषणा की गई है। उक्त पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित है? पहला दिया है गोंडा, दूसरा दिया है सीतापुर, तीसरा दिया है वृंदावन, या चौथा दिया है चित्रकूट। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर होगा। चलिए सभी लोग को राधे राधे, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, 2-3 बार इसे ज़रूर देखिएगा। मैं मतलब पूरा नहीं पढ़ पाती अकेले, मतलब ब्रेक हो जाता है, जैसे 1 घंटे में के जगह 2-3 घंटे लग जाते, इसलिए मैंने खुद के लिए भी इसको बोरिंग ना हो तो लगातार रिकॉर्ड की वजह से मैं लगातार पढ़ भी ली, तो 1 घंटे में हो भी गया, मेरा भी हो गया, आप लोगों का भी हो गया, और 2-3 बार देखेंगे, हम भी देखेंगे 2-3 बार, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, हम कोई टीचर नहीं है, पहले ही हर वीडियोज़ में मैंने ये बता रखा है कि मैं कोई मैम टीचर कोई नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह दोस्त बहन, जो भी बोलना हो बोल सकते हैं आप लोग। चलिए सभी लोगों को राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।